नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, ये क्लास 9th होगी एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए। पिछले 8 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और आपको बता दूं, 1000 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और इन वीडियोस को आप एज ए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप खुद को चेक कर सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों, कोई भी आपको परेशानी आ रही हो, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक अदालत क्या जारी कर सकती है। अदालत की बात करूं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जारी करता है इसे। इसको बोला क्या जाता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसको बोला जाता है रिट। ठीक है, और 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जारी करता है। पहली है हैवेस कॉर्पस, दूसरी है क्वो वारंटो, तीसरी है मैंडामस और चौथी है सरसरी और 5वीं है प्रोहिबिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं आपको भलीभांति पता होगा, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो को फर्दर क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन्हें जारी करता है, तो 32 याद रखिएगा, जिसे हार्ट एंड सोल कहा है किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और हाई कोर्ट की बात करूं तो 226 के अकॉर्डिंग इन्हें जारी करता है। तो अब ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिट से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी कार्य को करने के लिए एक प्राधिकरण को मजबूर करने के लिए कि वह कार्य नहीं कर रहे। अब दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी तहसील में जा रहे हो, आपको कुछ भी काम है जमीन जायदाद से संबंधित, अगर तहसीलदार आपका काम नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कल आना, परसों आना, उसके अगले दिन आना, और अगर आप उसको उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो, फिर वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाके एक रिट जारी करवा सकते हैं उसके प्रति। तो वह कौन सी रिट है दोस्तों, इस रिट को बोला जाता है मैंडामस। तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, और मैंडामस का यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं करता है, अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो उसके लिए ये रिट जारी करवाओ। निम्नलिखित में से किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द किया जाए। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई भी प्राधिकरण है, कोई भी अथॉरिटी है, अगर वो कुछ भी डिसीज़न लेता है, ठीक है, आदेश देता है, और उसको अगर रद्द करवाना हो तो उसके लिए कौन सी रिट हम जारी करवाते हैं, वो है सरसरी। इसका मतलब ये होता है कि किस सर्टिफिकेशन के हवाले से आप इस फैसले को दे रहे हो, जो आपके दायरे में है ही नहीं, उस फैसले को क्यों सुना रहे हो, तो इसलिए वो आदेश रद्द हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अब ये प्रस्तावना जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे प्रियम्बल इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसमें कौन सी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे कॉमन सी सेंस आपको लगानी है। ठीक है, तो प्रियम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें वयस्क मताधिकार देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वयस्क मताधिकार जो है ये बाद में एक अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 61वां संविधान संशोधन था, तो उसमें 18 साल आयु की गई थी। और जो प्रस्तावना है या फिर प्रियम्बल,
उसमें सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। कब हुई है दोस्तों? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। और इसमें सिर्फ कुछ एक बातें दी गई हैं, जैसे न्याय हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की अखंडता एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों खुद भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, काफ़ी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुका हूँ, तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से आपको स्टडी करवानी है ताकि आपको भूले ना ये चीज़ें। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस यही बनते हैं बार बार। बाकी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था इसे प्रियम्बल को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, डेट रख सकते हो याद तो रख लो, अदरवाइज जवाहरलाल नेहरू ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल को डिज़ाइन या फिर ड्राफ्ट किसने किया था। यह क्वेश्चन करोड़ों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आप सभी को पता है जो संविधान का सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे, मिनी संविधान, जिस संशोधन को कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। तो इन्हीं में दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। यूएसएसआर से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई थी। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाग 4 जो है उसका पार्ट ए, ठीक है, यानी कि संविधान का भाग 4A या फिर आ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस अनुच्छेद को याद रखना, आर्टिकल को याद रखना, पता नहीं कितनी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो अनुच्छेद 51 क में या फिर अ में रखा गया है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार किसके तहत आता है? अगर आप चुनाव देने जा रहे हो, मत देने जा रहे हो चुनावों में, तो क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? क्या ये आपका नेचुरल राइट है? क्या ये लीगल राइट है? दोस्तों ये है एक कानूनी अधिकार, ठीक है। कानूनी रूप से आप वोट देने जाते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। किस शहर को दक्षिण भारत के मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है? मानचेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे कारखाने, इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो ये जो शहर है भारत का या फिर दक्षिण भारत का नाम है दोस्तों कोयम्बटूर। और आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मानचेस्टर है ये किस देश में है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम बताइए। अब दोस्तों जल संधि क्या होती है? सपोज करिए ये है इंडिया और यहाँ पे है श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में जो जल धाराएँ बहती हैं इसको संधि बोला जाता है, ठीक है। तो जो श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि है उसका नाम है, और बार बार यही पूछी जाती है, पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये दोस्तों पाक स्ट्रेट जो है ये बे ऑफ बंगाल से मिलती है जाके। भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? वैसे तो आप हिमाचली हो, आपको इसके बारे में भली भांति पता होगा, लेकिन अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है, बिलासपुर ज़िला। हिमाचल के एग्ज़ाम्स में ये ज़िला पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और इस बांध के पीछे जो कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, दोस्तों ये काफ़ी बड़ी झील है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अब सपोज करिए दोस्तों जो जलवायु है कुछ एक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यह है पृथ्वी,
इसके चारों ओर है वायुमंडल। ठीक है, अगर मैं इस पृथ्वी की बात करूं तो इसको भी दो तरीकों में बांटा गया है। एक इस प्रकार से इसमें आपको लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर देखने को मिलते हैं, और एक इस तरीके से अक्षांश देखने को मिलते हैं यानी कि लैटिट्यूड्स। तो जो जलवायु है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है इन चार ऑप्शंस में से, तो वो है दोस्तों लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी जलवायु या फिर मौसम से संबंधित बातें होती हैं वो सूर्य की वजह से ही होती हैं, जो प्रकाश उसकी आ रही है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो प्रकाश तो एक ही तरीके से आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो भूमध्य रेखा और यहाँ पे दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा, तो सूर्य जो है इसका प्रकाश जब यहाँ पड़ेगा ऊपर तो अलग हिसाब होगा, शीतोष्ण जलवायु होगी। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो ये कुछ और यहाँ पे जलवायु हो जाएगी। बाकी अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूँ, ऊंचाई की, तो पहाड़ है कुछ और जलवायु होगी, मैदान है कुछ और जलवायु होगी, तो इसका फर्क भी पड़ता है। बाकी समुद्र से दूरी, ये तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस है। समुद्र के आसपास जो किनारे होते हैं, तट होता है, उसमें कुछ और मौसम होता है, बाकी पहाड़ों या फिर मैदानों के पास कुछ और जलवायु होती है। तो लॉन्गिट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नदियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बार बार। दोस्तों निम्नलिखित में से जो नदियां यहाँ पे दी गई हैं, चार ऑप्शंस, इनमें से बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं जाके गिरती है वह कौन सी है? दो प्रमुख नदियां आपको याद रखनी है, एक तो हो गई ताप्ती, इसका आंसर इस क्वेश्चन का, दूसरी है नर्मदा। दोस्तों ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र से, और जाके गिरती हैं खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में। बाकी महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नदियों से संबंधित क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, कहाँ गिरती हैं, कहाँ से उद्गम होता है, किस राज्य से होकर बहती हैं, कौन से बांध वहाँ पे बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सा बांध आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बांध कहाँ है, ये कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो जो आंसर होता है, जो अलग एक ऑप्शन होता है, वो दूसरे राज्यों का एक प्रमुख बांध होता है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये जो पेरियार बांध है दोस्तों, ये केरल राज्य का सबसे बड़ा बांध है। तो ये तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु में नहीं है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस एग्जाम्स में लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पेरियार बांध है वो केरल में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केले का मुख्य उत्पादक राज्य नहीं है? तो बिहार जो है यहाँ पे केले का उत्पादन नहीं होता है, बाकी कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सभी काफ़ी फेमस स्टेट्स हैं केले के लिए, इसकी खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? अब दोस्तों आप क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं कि इस नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, इस नदी का सबसे बड़ा ये बांध बनाया गया है। रटना नहीं है कभी भी, चार ऑप्शंस को हमेशा देखना है। इसमें अगर गंगा की बात करूं या फिर ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शंस में है ही नहीं। तो यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि साउथ इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी है या फिर प्रायद्वीपीय भारत की, वो क्या है? गोदावरी। तो यही इसका सही आंसर होगा, बी इज़ राइट आंसर। और जहाँ तक मुझे मालूम है गोदावरी जो है इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र, नासिक। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, सिर्फ इसका नाम ही किशन गंगा है। और स्टूडेंट्स इसी में पजल होते हैं, गंगा वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। और याद रखिएगा
किशन गंगा का दूसरा नाम है नीलम रिवर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार। दोस्तों झीलम नदी जम्मू कश्मीर में जहाँ बहती है, वहाँ एक नदी किशन गंगा भी देखने को मिलती है कश्मीर में, तो इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक यह रिपोर्ट जारी की जाती है एक संगठन के द्वारा, तो उस संगठन का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं दोस्तों? हेडक्वार्टर्स इसके देखने को मिलते हैं वाशिंगटन DC में, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी IMF के बारे में जितनी भी जानकारी आपको है कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों आप सभी के कमेंट्स ऐसे आने चाहिए कि बाकी जो स्टूडेंट्स कमेंट्स देख रहे हैं उनको भी पता चले कि बाकी कितनी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें भी करनी चाहिए। तो आपके कमेंट्स ऐसे आने चाहिए कि मैं एज ए टीचर मैं भी मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाऊं कि नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इतने अच्छे तरीके से तो मैं क्यों नहीं उनको पढ़ाऊं। ठीक है, फालतू कमेंट्स करने के बजाय ऐसे कमेंट्स जब आएंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। सार्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो इसका सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हालांकि इतना एक्टिव नहीं है सार्क आज के ज़माने में, लेकिन क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था? ग्रीन रेल कॉरिडोर काफ़ी फेमस रहा था जब यहाँ पे देखने को मिला था। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। 144 किलोमीटर आई थिंक इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आय की वृद्धि के साथ उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है, ऐसे उत्पाद को डैश कहा जाता है। सपोज करिए आप इस समय स्टूडेंट हैं, आपने मोबाइल कौन सा रखा है? चाइनीज़ मोबाइल रखा है कोई भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? एप्पल का या फिर आईफोन रख लेंगे। तो इसके साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे आपका दोस्तों मांग भी उसी तरीके से बढ़ रही है, डिमांड भी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सुपीरियर गुड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इकोनॉमिक्स का, और ये क्वेश्चन तो करोड़ों बार आ चुका है। इनमें से कौन भारत के बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? जितने भी इंश्योरेंस हैं इंडिया में उन सभी को रेगुलेट करता है दोस्तों IRDA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज राइट आंसर। IRDA के बारे में जितनी भी जानकारी आपको है, अगर नहीं है जानकारी तो रिसर्च करिए और कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना याद रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और ये साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है। तो कितने फ़ारेनहाइट पर पानी जो है ये जमता है? तो याद रखिएगा 32 फ़ारेनहाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त है किस तरीके से परिसंचरण करता है, इसकी खोज की थी एक फिजिशियन ने। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है ये भी कई बार। तो इनका नाम है दोस्तों विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संभारिक यानी कि आइसोबार्स क्या होते हैं? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। फिलहाल आइसोबार्स यानी कि संभारिक की बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर की बात करूं तो ये जो आप बी ऑप्शन देख रहे हो, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको याद रखनी है। द्रव्यमान सेम होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगी। परमाणु संख्या की बात करूं तो परमाणु में यानी कि जो भी प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका हिसाब किताब देखना पड़ता है, उन्हें संभारिक यानी कि आइसोबार्स कहा जाता है।
दोस्तों बाकी पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा ही स्टडी मटेरियल आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी चाहिए हो, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, एचपीजी के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड सोन, फीस आपके इंटरनेट पैक से काफ़ी कम है और लाइफ चेंजिंग क्रैश कोर्स आपका ये हो सकता है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको यहीं पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।